हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका सेकंड पेपर होता है, 50 नंबर का होता है। ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम 2017 के पूछे हुए कुछ प्रश्न, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले तो बहुविकल्पीय, उसके बाद अति लघु और उसके बाद लघु उत्तरीय। जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी संख्या जो होती है वो 15 होती है, जो कि 15 नंबर होते हैं। और जो अति लघु पूछे जाते हैं वो भी 15 होते हैं। ठीक है। और उनमें भी 15 नंबर, यानी प्रति क्वेश्चन 1 नंबर दिया जाता है। और उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न जो होता है वो 2 नंबर का होता है, जो कि 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपका पूरा सेकंड सेमेस्टर का जो आपका द्वितीय पेपर होता है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। जिसमें से आपको मैक्सिमम 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू कर दें। इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2017 का प्रीवियस पेपर देखा था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला जो प्रश्न है और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है। आपका पहला जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हुई थी सन 1950 में, सन 1988 में, सन 1948 में, सन 2000 में। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी सन 1988 में। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई 5 अक्टूबर 1993 से, 20 जनवरी 1995 से, 31 नवंबर 2000 से, 17 मई 1993 से। तो यहाँ पे सभी के लिए शिक्षा परियोजना लागू की गई, वो की गई 17 मई 1993 से। थर्ड जो आपका प्रश्न है कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला आता है, कहलाता है अवरोध, पृथक्करण, हरास, विभाजन। तो फ्रेंड, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था, यहाँ पे बहुत ज्यादा कमी हरास होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 100 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वो कहलाता है कि यहाँ पे हरास हो जाएगा। जैसे कि हमने आप सभी को बताया भी था, अपव्यय और अवरोध। अवरोध का जो डेफिनेशन होता है, यानी कोई भी एक बच्चा, यानी जो एक ही वर्ष में, एक ही क्लास में और फिर दूसरे वर्ष में दूसरे क्लास में नहीं जाता है, उसी क्लास में होता है, तो उसे हम अवरोध कहते हैं। और जो अपव्यय, जो आप यहाँ देख सकते हो कि जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है, कहलाता है हरास भी कह सकते हो और अपव्यय भी कह सकते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे राममूर्ति राधाकृष्णन, D.S. कोठारी, श्री U.N. डेवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, कि 1960 और 61 में जनजातियों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष थे, वे थे श्री U.N. डेवर। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी हंस मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सुचेता कृपलानी, आचार्य राममूर्ति। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 की अध्यक्ष थी, वो थी दुर्गाबाई देशमुख। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है गूंगों को, बहरों को, अंधों को, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है, वो की जाती है अंधों को। 7 आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी सन 1965 से 1966 में, 1997 से 1998 में, सन 1990 में, 1991 में, सन 2000 में। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1997 से 1998 के बीच में उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ की गई थी? तो 1997 से 1998। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा में अपव्यय तथा अवरोधन पर अपना सुझाव दिया था हर्टाग समिति ने, कोठारी आयोग ने, राधाकृष्णन ने, उल्ड के घोषणा पत्र ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा हर्टाग समिति ने।
9 आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय स्थित है भुवनेश्वर में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नई दिल्ली में। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ सन 1972 में, सन 1945 में, सन 1985 में, सन 1980 में। तो फ्रेंड्स बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था सन 1972 में, यानी ऑप्शन नंबर और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का प्रारंभ किया गया सन 1958, सन 1980, 2001, 1985। तो शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था सन 1958 को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कर दिया गया था, शुरू कर दिया गया था शिक्षकों के लिए। 12 आपका प्रश्न है कि बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की जिस धारा में किया जाए वह है धारा 25, धारा 23, धारा 45 और धारा 35। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धारा 45। ठीक है, अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान, पोषण आहार वितरण योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, DPEP। तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया था? पोषण आहार वितरण योजना। तो फ्रेंड्स ये था ऑप्शन नंबर बी, पोषण आहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया था, पोषण आहार वितरण योजना। 14 आपका क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? उड़ के घोषणा पत्र को, साजोंट को, कजेन योजना को, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है, वो कहा जाता है उड़ की घोषणा पत्र को। 15 आपका प्रश्न है कि कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था? लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार व्यवस्था का, मुफ्त पाठ्यक्रम सामग्री की व्यवस्था का उपयोग सभी। तो ये सभी का कोठारी आयोग ने बालिका शिक्षा संबंधी सुझाव दिया था। ये तीनों ही हो जाएगा, लोकमत निर्माण का, अंशकालिक रोजगार की व्यवस्था और मुफ्त पाठ्य सामग्री की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स ये कुल 15 क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि 2017 में पूछे हुए थे। अब चलिए हम कुछ अति लघु प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हो? तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को डिस्कस भी किया था, न्यूनतम अधिगम स्तर ये क्या है? 3 शब्दों के योग से बना होता है, ठीक है, जिसमें सबसे पहले न्यूनतम का जो अर्थ होता है, न्यूनतम शब्द का अभिप्राय कौशलता के उस अंश से है जो किसी निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक है, यानी एक आप कह सकते हो कि जो न्यूनतम होता है एक निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। ठीक है, निश्चित कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा एक निश्चित समय में अर्जित किया जाता है। और अधिगम का मतलब यही होता है, अधिगम शब्द का अर्थ है सीखना, अर्थात बालक के व्यवहार से ऐसे परिवर्तन जिससे वह स्वयं में समायोजित कर सके। और स्तर का जो अर्थ होता है वो होता है, स्तर शब्द का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें निश्चित समय में एक मतलब कि उपलब्धि प्राप्त करना। यानी अगर हम सिंपल कहें कि न्यूनतम अधिगम स्तर का क्या मतलब होता है, तो न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह पहले ही निर्धारित किया जाता है, इसमें पहले ही यह प्लान बना लिया जाता है, नियोजन कर लिया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी भी व्यक्ति को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि ये आपका जो सेकंड सेमेस्टर का द्वितीय पेपर है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, तो इसमें आप सभी को पहले ही ये बता दिया जाता है कि आपको 50 में से 25 नंबर लाना अनिवार्य है, तभी आप पास हो पाएंगे, वरना नहीं हो पाएंगे। और देखिए आप सभी को 6 मंथ की टाइम दी जाती है। क्या होता है, एक निश्चित आपको निर्धारित समय दिया जाता है और उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम पढ़ना होता है और एक निश्चित आपको नंबर लाने होते हैं। तो यही होता है न्यूनतम अधिगम स्तर, जो कि बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट डिफिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। 17 जो आपका प्रश्न है कि महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? आइए इसके बारे में जानते हैं। महिला समाख्या कार्यक्रम
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। देखिए, प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि जो महिला समाख्या कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 1989 में शुरू किया गया। क्यों किया गया? कि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जितनी भी महिलाएं पिछड़ी हैं उनको सशक्त, उनको शिक्षा दिया जाए। ठीक है। और महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य समानता हासिल करने के लिए महिलाओं के लिए शिक्षा हेतु एक ऐसा माहौल का सृजन करना है जिसमें महिलाएं ज्ञान तथा सूचना प्राप्त कर अपने और अपने समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका अदा करने के लिए सशक्त बने। इस समय यह कार्यक्रम 10 राज्यों यानी आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात, अपना उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के 126 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी जो आपका यह कार्यक्रम है, और आप सभी को समझ में भी आ गया होगा कि ये है क्या, और इसको 1989 में शुरू किया गया। और इसका जो एम यानी फोकस है यही कि जितनी भी आप कह सकते हो कि जितनी भी गरीब और जितनी भी पिछड़े समूह की जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा देना, उनको सशक्तिकरण बनाना। ठीक है, ताकि वो भी अपना जो भी वो करना चाहती है वो आगे कुछ कर सके। अगला जो आपका प्रश्न है 18 के ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा को आवश्यक मानते हुए ह्रास एवं अवरोध, ठीक है, ह्रास एवं आप ह्रास को अपव्यय भी कह सकते हो, अपव्यय एवं अवरोध की समस्या को कम करने के उद्देश्य से शैक्षिक वातावरण को पर्याप्त समुन्नत बनाने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। विद्यालयों के अनाकर्षक वातावरण और रुचिकर पाठ्यक्रम, अपर्याप्त भवनों, पाठ्य सामग्री एवं खेल सामग्री आदि में सुधार लाने के लिए दृष्टि से राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की कार्य योजना में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाने की संकल्पना की गई। देखिए, इसका जो उद्देश्य होता है कि इस योजना का जो उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम जितनी भी आवश्यकताएं होती है उन सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करना। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में OBB बोलते हैं, ठीक है, OBB के अंतर्गत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई। यानी पहला जो उसमें दिया जाता है कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो और कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें एक महिला हो। तीसरा, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों का शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी आप सिंपल कह सकते हो कि जो 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चलाया गया, इसका जो उद्देश्य था कि जो भी शिक्षा है इसको और गुणात्मक सुधार किया जाए और इसमें सुधार किया जाए। जो भी कमी आ रही है, कहाँ पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, इस कमी को दूर किया जाए। और जो इसका उद्देश्य है कि जितनी भी सुविधाएं हैं इनका व्यवस्था करना, जैसे कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापक और 1 महिला अध्यापक होना चाहिए। और इसके लिए कुछ अधिगम सामग्री जैसे खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय, चार्ट, ये सब कुछ पुस्तक होने चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? तो फ्रेंड देखिए, अपव्यय अभी जस्ट हमने बहुविकल्पीय प्रश्न में डिस्कस किया। अपव्यय से हमारा तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना। इस प्रकार अपव्यय उम्र, श्रम, शक्ति, प्रयास तथा अभिभावकों की धन की क्षति होती है जो बालक के प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण करने के कारण होती है। तो ये होता है अपव्यय। अवरोधन जस्ट मैंने अभी बताया कि बच्चों का एक कक्षा में 1 वर्ष से अधिक समय फिर उसी कक्षा में रुकना। ये भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं, इसे हम अवरोधन कहते हैं। 20 आपका प्रश्न है कि
हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव क्या है? तो हंसा मेहता समिति 1962 के प्रमुख सुझाव, इसका सुझाव था कि लड़के लड़कियों की शिक्षा समान होनी चाहिए, अर्थात लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, हंसा मेहता समिति कब शुरू किया गया? तो 1962 में। और इसका जो सुझाव था वो क्या था कि जितने भी मतलब गर्ल्स और बॉयज है वो बिना किसी भेदभाव के उनको समान शिक्षा दी जाए। देखिए अगला आपका 21 प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी सिंपल इसे हम बोलते हैं DPEP के 2 अधिकार बताइए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं वैसे ही बता दे रही हूँ। इसका जो 2 अधिकार होता है, एक तो यही कि प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और दूसरा कि विद्यालयों में बच्चों का ठहराव और उसमें जो भी हरास और अवरोध यानी अपव्यय और अवरोध हो रहा है उस कमी को दूर करना। तो ये होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार। तो चलिए ये 2 अधिकार पूछा है तो आंसर हमने लिख दिया। अगला आपका 22 प्रश्न है कि आरंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना जैसे BEP के अंतर्गत किन जनपदों का चयन किया गया था? तो यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल तथा अलीगढ़। 23 आपका प्रश्न है कि अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। तो जो अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य था, पहला इसमें यही हो जाता है कि नामांकन यानी एडमिशन में वृद्धि कराना और बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। 24 आपका क्वेश्चन है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। तो इनके जो जिसे हम शॉर्ट में SCERT भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहला जो कार्य होता है वो होता है प्रारंभिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। दूसरा जो कार्य होता है वो होता है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक संदेशिकाओं एवं अन्य उपयोगी साहित्य का विकास। और तीसरा जो होता है वो होता है शोध, सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। अगला जो आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई थी? तो 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसे हम शॉर्ट में NCTE भी बोलते हैं, इसकी स्थापना हुई थी। 26 आपका प्रश्न है कि ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हो? तो ब्रिज कोर्स से तात्पर्य ऐसा कोर्स जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को या ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिज कोर्स यानी ब्रिज कोर्स का सिंपल अगर हम कहें तो ये एक ऐसा कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप आउट बच्चों को, ऐसे बालकों को जो किसी वजह से शिक्षा से जुड़ नहीं पाते हैं, तो शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स का कराया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि 27 की स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम की विशेषताएं बताइए। तो स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम की जो विशेषताएं हैं, यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया जो कक्षा के एक में सीधे प्रवेश करते हैं और कक्षा के पहले पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उन्हें किसी प्रकार का अनुभव नहीं होता है और बालकों को प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह तक की अवधि तक बालकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव प्रदान किए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किए जाते हैं। तो ये होता है स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। 28 आपका प्रश्न है कि मैकाले के निष्पंदन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? तो निष्पंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के व्यक्तियों के लिए किया जाए, जहां से वह स्वतः ही धीरे धीरे छन कर निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। छनाई से तात्पर्य किसी दरों का छन कर नीचे जाने से है और शिक्षा के क्षेत्र में निष्पंदन या छनाई से तात्पर्य समाज के उच्च वर्ग की दी गई शिक्षा का कालांतर में निम्न वर्ग तक पहुंचने का है। तो ये है निष्पंदन सिद्धांत, यानी सबसे पहले तो उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाती है, उसके बाद स्वतः धीरे धीरे छन कर आप कह सकते हो कि निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगी। 29 आपका क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उड डिस्पैच की प्रमुख संस्तुतियां क्या क्या थी? तो इसमें पहला जो घोषणा पत्र था कि प्रथम बार यह अनुभव किया कि भारतीयों की शिक्षा का दायित्व तो सरकार पर है और शिक्षा में छनाई के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। जैसे कि अभी हमने मैकाले का निष्पंदन सिद्धांत डिस्कस किया, जिसे छनाई का सिद्धांत भी, जिसमें उच्च शिक्षा सबसे पहले और उसके बाद वो निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा, इसको अस्वीकार कर दिया गया और जन शिक्षा के प्रसार पर बल दिया गया। और शिक्षा प्राप्ति
प्राप्ति के लिए निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश सबसे पहले इसी में बोला गया था उठ के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले छात्रों को छात्रवृत्तियां देने की सिफारिश इसी घोषणा पत्र में किया गया था। ठीक है, 30 आपका क्वेश्चन है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संस्तुति पर हुई? तो डाइट की स्थापना यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दौरान निर्धारित रणनीति के आधार पर अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसे हम डाइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में जो लघु उत्तरीय प्रश्न 10 प्रश्न शेष रह जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर आप सभी की बेहतरीन तैयारी नहीं रहेगी फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आपका जो भी कुछ आपकी जो तैयारी है, सबसे पहले नोट्स बनाइए और उसको अच्छे से रिवीजन क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।